मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो इंटरनेशनल गालिब सेलिब्रेशन जो पिछले 2 दिनों से चल रहा था और आज उसका तीसरा दिन, तो उसका ये लास्ट इवेंट है, ये जो ड्रामा आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये जो ड्रामा आपके सामने पेश किया जाएगा उसके बारे में हमारे प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब उस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन ये जिस स्टेज से ड्रामा किया जा रहा है, हम सब ड्रामा ग्रुप, उसके बारे में 2-3 बातें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, बस 2-3 मिनट में। कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये बैनुल-अक़वामी यानी इंटरनेशनल गालिब सेलिब्रेशन का ये लास्ट इवेंट है। इंटरनेशनल गालिब सेलिब्रेशन, मैंने इसलिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया, इस लफ्ज़ को आपके सामने पेश किया कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 1969 में जब गालिब की वफ़ात को 100 साल हो गए थे, तो पहली मर्तबा हम सब ड्रामा ग्रुप ने कई इवेंट्स किए थे और उन इवेंट्स में सबसे आखिरी इवेंट जो था वो ड्रामे का था, और वो 1 हफ्ते का इवेंट हुआ था। बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था। दिल्ली की जो कल्चरल हिस्ट्री है उसमें उन सारे इवेंट्स का बहुत खूबसूरती के साथ जिक्र है। इंदिरा गांधी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ज़ाकिर हुसैन, बेगम आबदा अहमद, ये लोग, उन्होंने पूरे उस इवेंट को उनकी निगरानी में हुआ था, उनकी सरपरस्ती में हुआ था। उन्होंने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो वो दिन है और आज का दिन है। तकरीबन हम सब ड्रामा ग्रुप ने 150 ड्रामे अब तक पेश किए हैं, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल ड्रामे रहे हैं। और उस जमाने में ड्रामे पेश किए हमारे बड़े भाई प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं। इनके सामने कल्चरल हिस्ट्री को मैं बहैसियत एक स्टूडेंट के पेश कर रहा हूँ। सब कुछ ये जानते हैं कि जब दिल्ली में कल्चरल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना के बराबर थी, आज तो 50 ऑर्गेनाइजेशन है फ़नून लतीफ़ा के, लेकिन उस वक्त 60s वगैरह में दानिश भाई बहुत महदूद पैमाने पे हमारी जो सकाफती सरगर्मियां हैं वो होती थी। ऐसे मौके पर हम सब ड्रामा ग्रुप का क़याम अमल में आया और उसके बाद एक शानदार तारीख रही है हम सब ड्रामा ग्रुप की, जिसने ऐसे हिस्टोरिकल ड्रामे पेश किए हैं कि जब आप कभी गालिब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं और हम सब ड्रामा ग्रुप की पूरी तारीख देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने बड़े बड़े लोग जो अपनी फील्ड में, यानी इस ड्रामे की फील्ड में जिनका इतना बड़ा नाम है, सब यहाँ तशरीफ ला चुके और उन्होंने इस स्टेज से बड़े हिस्टोरिकल ड्रामे पेश किए हैं और बड़ी शानदार तारीख रही है। और उस तारीख का जिक्र करते हुए हमें हमेशा खुशी महसूस होती है, इसलिए कि उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, एक हिस्सा रहा है। इसलिए कि आप अगर न रहें तो फनकार अपने फन को पेश नहीं कर सकता। आज का जो ड्रामा है दोस्तों, वो बड़ा तारीखी ड्रामा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारा शगुफ्ता, नाम ही आप देखिए, सारा का सारा आसमान। इस ड्रामे के बारे में प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब कुछ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, जो कि एक बहुत मशहूर मारूफ शायरा थी, जिनकी ज़िंदगी हादसात और ट्रेजेडी से पूरी तरह से भरी हुई थी। उस पूरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ 1 घंटे सवा घंटे में हमारे फनकारों ने पेश किया है। आप देखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है और हमें बेइंतहा खुशी हो रही है कि इस दफ़ा गालिब इंस्टीट्यूट का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है हम सब ड्रामा ग्रुप का ड्रामा अवार्ड, वो प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब को दिया गया। तो इस हवाले से भी आपकी तहरीर, आप ही ने इस ड्रामे को तहरीर किया और हमारे छोटे भाई तारिक हमीद साहब ने उसको डायरेक्ट किया है। हम इन दोनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और आपका खैर मक़दम करते हैं। और दोस्तों, सारा शगुफ्ता वो सही ट्रिब्यूट तो उसी वक्त हो सकता है, खराज अक़ीदत तो हम उसी वक्त पेश कर सकते हैं कि जब हम अपने मोबाइल का स्विच जो है वो ऑफ कर लें। इसलिए कि अगर फनकार के सामने किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस होता है तो समझिए कि उस फन का कत्ल हो गया। तो सही खराज अक़ीदत तो वही होगी। देखिए, मैंने भी अभी आपके सामने इसी वजह से लिया है कि स्विच जो है
बहुत आपसे बहुत ही मतलब दिल की गहराइयों से आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सभी अपना मोबाइल जो है या तो साइलेंट मोड पे कर लें या बंद कर लें। अब मैं बहुत ही अदब के साथ अपने बड़े भाई दोस्त प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और चंद कलिमात पेश करें और उसके बाद ड्रामा। आदाब। ये जुमला अक्सर हम लोग बगैर समझे सोचे समझे बोलते हैं कि ये जो ड्रामा आप देखने जा रहे हैं ये बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन आज का जो ड्रामा है ये सचमुच मुख्तलिफ है। और क्यों मुख्तलिफ है उसकी दो छोटी छोटी वजूहात है। आमतौर से जो हम ड्रामे देखते हैं वो फिक्शन होते हैं, वो इमेजिनेशन से लिखे जाते हैं। ये ड्रामा जो है इसमें कुछ भी फिक्शन नहीं है। ये ड्रामा जो है पूरा का पूरा सच पर मबनी है। और ये ड्रामा, ये इल्ज़ाम गलत है कि इसे मैंने लिखा, इसे मैंने नहीं लिखा। इसे जो है सारा शगुफ्ता ने लिखा या फिर उस ऊपर वाले ने जिसने उनकी ज़िंदगी लिखी उसने लिखा। इसमें मेरा सिर्फ ये काम है कि मैंने उनकी नज़मों से जुमले लिए, नज़मों से मिसरे लिए, उनके ख़तों से कुछ हिस्से लिए और उसको एक तरतीब दे दी। तो इसमें जो भी ज़बान सारा शगुफ्ता का किरदार बोल रहा है वो ख़ुद उनकी ज़बान है, वो किसी और ने नहीं लिखी। ज़्यादातर जो दूसरे किरदार जो भी मुकालमे बोल रहे हैं वो भी उनकी नज़मों से लिए गए हैं या उनके इंटरव्यूज से लिए गए हैं। तो इसमें राइटिंग जो है मिनिमम है, इसमें सिर्फ डिज़ाइन है और उनके ख़तों को और ज़िंदगी के वाक़यात को आगे पीछे करके इसको तरतीब दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस ड्रामे को मैंने तरतीब दिया। जो उनकी नज़मों के जुमले हैं उनको तरतीब देकर इसको तराशा गया। दूसरी बात, आमतौर से हम सबको ये शिकायत होती है कि जो नई जनरेशन है, जो नई नस्ल है, वो अदब से और सकाफत से बहुत दूर होती जा रही है। ये सारे के सारे फनकार जो अभी आपके सामने ड्रामा पेश करेंगे ये नई नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं। इसमें कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। ये एक खालिस अदबी ड्रामा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, एक खालिस उर्दू का ड्रामा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू कही जा सकती है, उन्होंने भी उर्दू कभी नहीं पढ़ी। इसमें बहुत सारे फनकार हैं जिनकी मादरी ज़बान या तो मलयालम है या हिंदी है या मराठी है। जो हमारी मेन जो मरकज़ी रोल कर रही हैं उनकी मादरी ज़बान मराठी है। बहुत से दूसरे लोगों की ज़बान जो है पंजाबी है। तो ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि दूसरी तहजीबों की नुमाइंदगी करने वाले लोग और इतनी वाबस्तगी के साथ, इतनी मेहनत के साथ इस ड्रामे को करते हैं। और ये ड्रामा एक नॉन कमर्शियल ड्रामा है। ये लोग इसकी रिहर्सल खुद अपनी मेहनत से करते हैं। इस ड्रामे को पेश करने से पहले तकरीबन 1 महीने तक ये लोग रोज़ाना 3-4 घंटे मेहनत करते हैं, जो अभी उनकी मेहनत आपके सामने आएगी। एक और बात कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इस माइक्रोफोन की मदद से बात कर रहा हूँ, तभी आप तक आवाज़ पहुँच रही है। ये लोग किसी माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया जी।
मेरी आंख खुली तो मैं साइकेट्री वार्ड में थी। वहां और भी कई औरतें थी, पागल समझी जाने वाली औरतें। कोई अपनी हंसी से मर रही थी, कोई घर वालों की साजिश से लाई गई थी। भतीजों को चाचा की जमीन कैसे मिलेगी? बोलो कैसे मिलेगी? जो चाचा की ये खेती पागल कर दी जाएगी। या कम से कम पागल समझी जाए। ये एक पागल है, इसके बच्चे किसके हैं कोई नहीं जानता। एक पागल जिसे तन बदन का होश नहीं, उसके बच्चे मेरे मुवक्किल की पुश्तैनी जायदाद में हिस्सेदार नहीं बन सकते। और कोई गवाह है तुम्हारे पास? कोई सबूत कानूनी? मेरा सबूत मेरी पिंजरों की सलाखों पर लगा वो खास्ता ताला बिना बताए चला गया। इससे पहले कि मैं कुछ पर फड़फड़ा पाती, कुछ उड़ पाती, उसके भाई भतीजों की राल टपकाती आंखें पिंजरे पर लग गई। पिंजरा ना आजादी बनेगा ना मकबरा। बेटा 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 बेटी हूँ मैं। हाँ हाँ बेटी, यहाँ मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बाहर ले चल। चलो चलो चलो, गाना गाओ, गाने का वक्त हो गया। लाइट नहीं है, कैसे नहीं चलेगा? गाओ गाना गाओ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त। गाना गाओ, गाना गाओ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। आज मैं आजाद हूँ, आज मैं आजाद हूँ, आज मैं आजाद हूँ। तो मुझे बाहर जाना है बेटी। हम में से कोई बाहर नहीं जा सकता। वहाँ दरवाजे पर ताले की घूरती आँख है। लेकिन मेरा ताला तो मर चुका है। ताले जागती आँख होते हैं। जागती आँख से क्या मतलब है तुम्हारा? पति परमेश्वर। तो जागती आँख शौहर है और हम सब सोई आँख है। ये देखो, मैंने इन कागजों में सोई आँख की कहानी लिख दी है। तुम्हारे पास कलम है? नहीं, कलम है? नहीं, तुम्हारे पास कलम है? नहीं, तुम्हारे पास कलम है? क्या करोगे कलम का? छपवाऊंगी तुम्हारे दर्द, तुम्हारे दुख। देखो, ये औरत घुटन से मर रही है। अभी नर्स इसे सुई से हाँकती हुई ले जाएगी तारीकियों में। जिंदगी का लगान बाकी है इस पर। मैं ये सब लिखती रहूंगी, मौत की दस्तक तक लिखती रहूंगी। तो तुम भी पागल नहीं हो?
तो यहाँ क्यों हो? अब तक बेशुमार बार आ चुकी हूँ यहाँ। नहीं 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 मैं दीवारों से ज्यादा खामोश हो चुकी हूँ। कागज कागज मेरे कागज। इन कागजों में दीवारों से उखड़कर गिरती हूँ। याददाश्त की चिंगारी बुझती जा रही है। अल्फाज मुझसे पीछा छुड़ाते हैं। बूढ़े चांद की उदासी हो तुम, जो तहरीर की स्याही में ढल रही है। और सूरज आया और इसे देखकर रो दिया, कहने लगा देखो इस सदी की स्याह औरत है ये, जिसे बांध कर डाल रखा है। यह खेती है इंसानों की। और सूरज की बात सुन, जब गृहस्थी की कोख से औरत बाहर आई तो सितारे सितारे मिट्टी ओढ़े रो रहे थे। औरत की आंखों ने इनकार के आईने में खुद को देखा और बोली, मेरा नाम क्या है? आंखों पर तो वक्त का गहन लग चुका था। आंखें बोली इंसान। वक्त की नदियां जो सदियों से अपना रास्ता बदल रही थी बोली, ए औरत, मेरा सफर ये बात जानता है कि तेरा नाम इंसान नहीं, अरे तू आदम भी नहीं, तू तो हव्वा है। फिर हव्वा ने कहा, सच है राही, मेरा नाम चार दीवारी नहीं था पहले। मैं हव्वा थी जिसने इंसानियत को जन्म दिया। मगर देखो अब मैं काली हूँ और मर रही हूँ सदियों से। क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी चादर से बड़ी नहीं होती। क्योंकि लाठियों की मार से हमारी किस्मत की टेढ़ी लकीरें लिखी जाती है। इंसानों की रेवड़ में हमसे ज्यादा कीमत रस्सी की होती है। औरत चौकी और पत्थरों से बोली, रोटी दाल के साथ अच्छी लगती है ना? अरे तुम तो अचार के साथ भी बेमजा लगे। ये खुला आसमान हमारी छत है। तुम कौन होते हो हमें चार ईंटों में दफन करने वाले? आज मैं इतना सच बोलूंगी कि रस्सी अपनी तारीख भूल जाएगी। मत नोचो मेरे कपड़े, तुम्हारी भूख बस एक निवाला है। क्यों लगाते हो माओ के जिस्मों की मंडी? तुम्हारे पास तो मेरी एक रात का मुआवजा भी नहीं। मैं तुम्हारी कैदी, अब कैद रखूंगी तुम्हें अपनी आवाज में, कैद कर दूंगी तुम्हें अपनी सच्चाइयों में। अरे इंसान तो इंसान, तुम तो आला नस्ल के कुत्ते भी नहीं। तुम वो आदम नहीं हव्वा जिसकी ख्वाहिश करे। 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 वो आदम, वो हव्वा, सच्चे जज्बे थे। बांसुरी की लय उनका आहम थी। मिट्टी की दुआ थे वो दोनों। आइए आइए डॉक्टर साहब आइए। एक लड़की है जो दिन रात लिखती रहती है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? हाँ, सारा शगुफ्ता। लीजिए संभालिए इसे। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। जा रहे ना? जा रहे। हाँ, यही है सारा शगुफ्ता, जिससे शायद पहले मैं कभी मैं मिली थी, फिर भी उसके चेहरे को मैं पहचानती थी। ये चेहरा तो खुद उसके नज़्मों से, उसकी
उसके गीतों से, उसके लफ्जों की चिलमन से, उसके एहसास की आँच से झाँकर। यकीन जानो वो एक चेहरा करीब कर ही लगा हमेशा, मुझे खुद अपने वजूद से भी कि उसकी आंखों में भी दुखों के वही समंदर बसे हुए हैं जो उसका मेरा तेरा मुकद्दर है। उस एक लड़की का दर्द, मेरा तुम्हारा उसका सभी का दुख है। मगर वो लड़की एक अजब पहली है, पल में आंसू है, पल में गाली है। वो लड़की आज हमसे पूछती है कि वफादारी की गलियों में क्यों कुतिया कम और कुत्ता है ज्यादा मशहूर? मर्द अपने उससे क्यों नहीं हो पाता बड़ा? है किसी के पास उसके इन सवालों का जवाब है? इन सवालों ने उसे पहुंचा दिया है अब वहां। फेंक आता है जमाना होशमंदों को जहां। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। यही तो मैं कहती हूँ, यहाँ कोई भी पागल नहीं है। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ, यहाँ कोई पागल नहीं है। चलो चलो, ग्रुप सेशन का टाइम हो गया। चलो आज कौन शुरू करेगा? नहीं, आज मैं नहीं, आज उसकी बारी है। सारा, चलो आज तुमसे शुरू करते हैं। शुरू करो सारा। सारा, शुरू करो। 14 बरस की थी जब घूंघट में दफन कर दिया। फिर 3 बरस की मशक्कत से 3 बच्चे जन्मे। बीवी नहीं, मैं तो इजाजत थी। शादी से पहले माँ की इजाजत से 1 रुपया उधार मांगती, फिर शौहर की इजाजत से 1 रुपया खर्च करती। उसका कुछ भी मेरा नहीं था। जाहिल इतना कि बात बात पर जूतम ला, जिस्म पर हमेशा काले नीले लाल निशान पड़े रहते। जानवरों की तरह वो सब करता जो उसे करना होता। जैसे जैसे मैं रबड़ की गुड़िया हूँ। अरे बहन, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, मर्द तो ऐसे ही हो यार। खैर, पोतड़े धोते धोते जिंदगी कटती गई। सब्जी तरकारी से चवन्नियाँ बचाकर मैंने 9वीं क्लास की किताबें ली। इम्तिहान पास कर शौहर के मार के बावजूद फैमिली प्लानिंग दफ्तर में नौकरी कर ली। सबको सुलाकर मैट्रिक की तैयारी कर दी। एक दिन मेरी भांजी घर थी। इम्तिहान चल रहे थे मेरे। उसे छोड़ दो, रुको रुको, मैं अभी आई। ये तुम्हारी है, सोना है तो अपनी बेटी के साथ सो, किसी और की बेटी के साथ। बहुत कर ली बकवास। मैंने तुझे तलाक दी। तलाक तलाक तलाक। थू। तलाक के बाद मैं माँ के घर नहीं गई। बच्चों के साथ एक कमरा लेके रहने लगी। एक दिन नौकरी पर थी जब वो आया।
अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। कुतिया यहाँ भी पहुँच गई? हाँ यजीद, मैं पहुंच गई। किस लिए? मेरे बच्चे दे दो मुझे। बच्चे चाहिए तुझे? हैं? बच्चे चाहिए तुझे? उन्हें देखने का भी हक नहीं तुझे। भाग जा। जी हाँ जज साहब, चाल चलन ठीक नहीं है इस औरत का। ऐसी औरतें बच्चों को भी खराब करेंगी, है कि नहीं जज साहब? जी हाँ जज साहब, ये सब सच है और सच के सिवा कुछ भी नहीं। मैं आवारा भी हूँ और बदचलन भी, इसलिए ये इकबाल करती हूँ कि ये बच्चे इसके नहीं, इन बच्चों का बाप कोई दूसरा है। अदालत इजाजत दे मुझे कि मैं बच्चों को उनके असली बाप तक पहुंचा सकूं। जितने इल्जाम थे सब पहन ओढ़ लिए तो अदालत ने बच्चे मेरे हवाले कर दिए। काश हम भी कुछ लिख पाते। कैसे लिखेंगे? दिल के इस अंधे कुएं से काले आंसुओं का तेजाब निकालती हूँ और छिड़कती जाती हूँ इन कागजों पर। क्या लिखा है सारा? सुनाओ सुनाओ सारा। कुएं की प्यास रस्सी नहीं जमीन बुझाती है। हाँ, हमारी प्यास रस्सी नहीं धरती बुझाती है। रस्सी तो फांसी की शुरुआत है। वो मुझ में चलता रहा, वो मुझ में चलता रहा, वो मुझ में चलता रहा और मैं मील का पत्थर बन गई। इससे पहले कि मैं मिट्टी में रच जाऊं, मेरे साथ इंसाफ करना। मेरे रास्तों की भूल मुझे माफ करना। कुएं में डोलती रस्सी जल तो सकती है, प्यास नहीं बुझा सकती। शायरी नहीं, तड़पती कोख का दर्द है ये। लेकिन ये दर्द क्यों? कहाँ गए तुम्हारे बच्चे? एक दिन बच्चों का बाप गिड़गिड़ाता हुआ आया और खुदा की किताब पर हाथ रखकर बोला, मैं कलामे पाक पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि बच्चे ईद के बाद लौटा दूंगा। हाँ अबू के पास। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना। अबू क्या? मुझे भी नहीं जाना। ऐसे नहीं करते सोफिया। इजहार, अबू आप दोनों को घुमाने ले जाएंगे, खिलौने देंगे, जाओगे ना? नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना। अबू क्या? बस कुछ दिनों की बात है, फिर अब्बू आपको घर छोड़ देंगे। मानोगे ना मेरी बात? मानोगे ना बेटा? ठीक है। चलो।
बच्चों को याद करती हूँ, यहाँ दर्द की लहर सी उठती है। घड़ी की टिक टिक मुझे मुर्दा करती जाती है। मौत को करीब आते देखती हूँ, मगर औरत नफरत नहीं कर सकती किसी से। हाँ बहन, इंसान को इंसान होने का मुआवजा देती रहो। सोते जागते मेरी डूबती धड़कनों में आवाजों के भंवर उठते हैं। हम खिलौने हैं उनके, क्या उसके? और खिलौनों की किस्मत में ज्यादा से ज्यादा टूटना लिखा होता है। खिलौने की इज्जत घूंघट या फिर थप्पड़ से होती है। इज्जत का सबसे छोटा और सबसे बड़ा हवाला औरत है, जिसकी इज्जत उतरती है, छिनती है, लूटी जाती है। कभी जंगलों में, कभी बलुओं में, कभी रेप कैंपों में, कभी जंगलों में, कभी बलुओं में, कभी रेप कैंपों में, कभी जंगलों में, कभी बलुओं में, कभी रेप कैंपों में, कभी जंगलों में, कभी बलुओं में, कभी रेप कैंपों में। हमारी इज्जत कोई वापस नहीं करता, हमारी इज्जत कोई वापस नहीं करता, हमारी इज्जत कोई वापस नहीं करता। हमसे लेके फुटपाथ तक हमारा कुछ भी नहीं। इज्जत मिलने पर हमें ताका जाता है, इज्जत की आग में जलाकर हमें परखा जाता है। रात को कोई हमारा नमक चख ले वो हमेशा हमें बेवजह रोटी कहा जाता है। तुम सदियों से नहीं रोई, तुम सदियों से नहीं बची, तुम किस कुत्ते की माँ हो? बाजार में तेरी बेटियां अपने लहू से भूख मिटती है। और अपना गोश्त खाती है। ये कैसी आवाजें हैं? जैसे रात जले कपड़े में घूम रही हो, जैसे कब्र पर कोई आंख रख गया हो। मैं औरत अपने चांद में आसमान का पैबंद लगाऊं। मैं अपनी आग में एक चांद रखती हूँ। मैं आसमान बेचकर चांद नहीं कमाती। मैं सदियों की माँ हूँ। मेरी रात में दाग सिर्फ चांद का है। हमारी कई बातें अजीब है। हाँ, क्योंकि मेरा लिबास मौसम की कैद में है। अपने रब का ख्याल हूँ मैं, हाथों से गिरी दुआ हूँ मैं। लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं सारा, तुमने शायरी कब से शुरू की? हाँ? 5 साल पहले की बात है। फैमिली प्लानिंग दफ्तर में मेरे साथ एक नाम का शायर था। मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस इतना सुना था कि शायर बड़े लोग होते हैं। एक दिन मैं साथियों से बातें कर रही थी। सारा जी, माफ कीजिएगा जरा 1 मिनट। जी जी थोड़ा करीब आइए। जी फरमाइए। जी थोड़ा और करीब आइए ना। जी कहिए। कि मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जी कहिए। जी यहाँ नहीं, कहीं और। मेरा मतलब है किसी अच्छी जगह चलते हैं। सारा जी, आप समझ रही हैं ना, बहुत ही जरूरी बात कहनी है। बताया भी नहीं भाई मियाँ, वो थोड़ा जल्दी में हो गया। तो ये कोई बात नहीं हुई। आप मिठाई खाइए। मियाँ क्या होगा यार, यही दोस्ती, यही प्यार बीच में आके शादी की तरह। वाह बिल्कुल वाह, क्या फालतू शेर मारा है। चुप कीजिए आप बताइए आप दावत कब दे रहे हैं? जल्दी। वो मुर्गा, अरे है वो मुर्ग मुसल्ला, वो बिरयानी, वो भूलिएगा मत। बिल्कुल नहीं भूले। बिल्कुल याद रखिएगा, वो देनी है आपको। जरा भाभी जी से तो जरा मिलवा दीजिए। हम मिल लेते हैं। ठीक है। आप
आपसे एक काम था। हाँ ₹2 होंगे तो मेरे दोस्तों के पास जाने का किराया नहीं। शुक्रिया। अरे आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों क्या आपको रात को भी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बुलाइएगा। भाभी भी मिलवाइएगा और दावत का याद रखिएगा। ठीक है खुदा। कहनी है कि हमारे खानदान में औरतें नौकरी नहीं करती। माचिस भी ले गए हराम को। एक चवन्नी देना, माचिस लेकर आते। नौकरी से भी हाथ धोने पड़ेंगे। घर में रोज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, क्रिटिक आते, फलसफे बघारे जाते, मंसूबों के अचार डाले जाते। मैं भूखी बैठी चटाई के तिनके गिना करती। मुझे 7वां महीना और शदीद दर्द था, मगर वो शेर सुनाने चला गया। मेरी चीखें सुन मालिक मकान अस्पताल छोड़ आई। कड़ाके की सर्दी थी, मगर मेरे पास एक तौलिया तक न था। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर बच्चे को मेरे पास लिटाया। 5 मिनट के लिए बच्चे ने आंखें खोली और कफन कमाने चला गया। क्या हुआ? कोई बात नहीं। सारा, फिर क्या हुआ? मेरे पास 5 रुपए थे और बच्चे की लाश। मैंने नर्स से कहा, मेरी ममता अमानत है तुम्हारे पास, मैं फीस के पैसे लेकर आती हूँ। कहने लगी, तुम्हारे जिस्म में जहर फैलने का डर है, बेड पर ही रहो।
लेकिन मैं चल पड़ी। घर पहुंची तो मेरे पिस्तानों से दूध बह रहा अरे भाई, कौन कहता है मोपासा और ओ हेनरी प्रेमचंद से ज्यादा बड़े फनकार थे? वो दोनों प्रेमचंद के आगे बिल्कुल बच्चे हैं, और क्या। बच्चा हुआ था, मर गया। हाँ, लेकिन इलियट की बात दूसरी है। माम्बो उसके सामने कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है जनाब, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया। ये बातें तो मैं रोज सुनती थी, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे ये लोग इलियट और फ्रॉइड के साथ मिलके मेरी कोख से मेरा बच्चा नोच रहे हो। मैं वहां से एक चीख की तरह निकली, एक सहेली से 300 रुपए उधार लिए और अस्पताल का बिल अदा किया। मैंने डॉक्टर से कहा, बच्चे की असली कब्र मेरे दिल में बन चुकी है, आप चाहे उसे कहीं भी दफन कर दें। मेरे कपड़ों से खून छलक पड़ा था। कंडक्टर ने मुझसे टिकट नहीं मांगा। जब घर पहुंची तो गिलास में कफन से उजला दूध रखा था। मैंने अपने दूध की कसम खाई, शेर अब मैं लिखूंगी, शायरी अब मैं करूंगी। दूध बासी होने से पहले मैंने तलाक का फैसला लिया और लिखा, मेरे बदन में टूटे हुए पाले, मेरे बदन में टूटे हुए पाले, मैंने तेरा कोई नाम नहीं रखा कि इंसानी तारीख बच्चे की पहली मैयत से शुरू होती है। तू मेरी कोख में इतना बोल कि हम दोनों इंसानी तारीख लिख सके, लेकिन मेरी 1.5 जिस्म की परछाई से एक पाला नहीं बनता। मेरी कोख में टूटे खिलौनों की चीखें हैं। सदियों तक मेरा खोया बच्चा कोई नहीं ढूंढ सकता। ऐ मेरे खोए हुए खुदा, तू कौन सा अखबार और कौन सी खबर पढ़ता है? तेरी खामोशी से ये कंकर कंकर बिखर रही है। क्या है? क्या है? इस सारा की रिपोर्ट। जाओ जाओ। जा रहे हैं ना? वाह सारा, बहुत अच्छी खबर है। अब तुम ठीक हो, अपने घर जा सकती हो। और देखो, अपना ख्याल रखना, दवाइयाँ वक्त पर लेती रहना, और हाँ, मुझसे मिलती रहना। हाँ हाँ जाओ, तुम असली पागल खाने जा रही हो। चलो चलो चलो, आओ आओ, बहुत बोल रही हूँ। बैठ। क्या है? ये कोई सही लाया है। भेजो भेजो। भेज रहे हैं ना? जी आदाब। आदाब। कहिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? जी दरअसल मैं किसी को ढूंढ रहा था। किसे ढूंढ रहे हैं आप? रूबी, रूबी नाम है उसका। रूबी? कौन है ये रूबी? ये एक लड़की है, आपके अस्पताल में पहली बार मिली थी, उसी को ढूंढ रहा हूँ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कुछ और भी बताइए मुझे उसके बारे में, मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं? एक दिन किसी दोस्त को देखने आया था यहाँ, तभी उसे देखा।
वो बस लिखे जा रहे थे, दुनिया जहान से बेखबर। जाने क्या लिख रही थी? मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन एक कशिश ने खींचकर मुझे उसके सामने पहुंचा दिया। पैरों को जमीन ने पकड़ लिया मुझे। काफी देर के बाद जब उसने नजरें उठाकर देखा तो मैंने पूछा, माफ कीजिएगा, क्या लिख रही हैं आप? लिखना ही मेरा काम है। और अपना नाम रूबी बताया था। कुछ और भी बताइए उसके बारे में। उसे देखकर लगता है जैसे वो कोई जागता ख्वाब किसी की आंखों से गिरा। हो, कब मिली थी आखिरी बात? यही कोई 2 साल पहले। 2 साल पहले? और आप 2 साल से उसे ढूंढ रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली। मैं उसे ढूंढना तो चाहता था, लेकिन वक्त नहीं मिला। बिजनेस करता हूँ ना, वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मैंने उसे अखबार के दफ्तरों में देखा, अस्पतालों में ढूंढा। लेकिन अब एक तरह की इमरजेंसी है। यानी वालिदैन शादी कराना चाहते हैं मेरी, और मैं उस अधूरी मुलाकात से शादी करना चाहते हैं आप? नहीं। हाँ, अगर वो चाहे तो। उसे देखकर लगा कि आई मस्ट प्रोटेक्ट हर। वो बहुत वल्नरेबल है। एक मिनट, ये मत समझिए कोई इश्क विश्क का मामला है। अब आप कहते हैं कि अगर कोई पसंद हो तो बता दो, नहीं तो जहां हम कहते हैं वहां शादी कर लो। इसीलिए ढूंढ रहा हूं कि अगर मिले तो अम्मी को दिखा दें। अच्छा, खुदा। रूबी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। जरूरी नहीं रूबी उसका असली नाम हो। मुझे भी यही लगता है। दीवारों मेरी नई नज़र, सुनो दीवारों मेरी नई नज़र। हर इंटेलेक्चुअल मेरे बदन में भौंकना चाहता है और अपने साथ जितना कफन मेरे लिए आलापता है। मेरा गुनाह ये है कि मैं औरत हूँ। जब उनके साथ कहकहा नहीं लगाती वो मेरे खिलाफ लिखते हैं और कतार में लगे लोग मुझे बताते हैं कि कितने खूजे प्यास है। हद तो ये है कि बताने वाला शर्म की झूठन से प्याले को धोता है। मैं ऐसी फाहशा नहीं हो सकती और वो अपने उससे बड़े नहीं हो सकते। क्या हो गया है इसे? 2 दिन से बस लिखी चली जा रही है। मैं ये रत्ती बाहर फेंक कर परेशान हो चुकी हूँ। कागज बाहर फेंकोगी तो लोग उन्हें पढ़कर हम पर थू थू करेंगे। क्या इज्जत रह जाएगी? जला दिया कर इन्हें। मत लिखा कर बेटी। ये पागल हो चुकी है। होश में कोई लिखता है इतना भला? मत लिखा कर बेटी। अम्मा, रोटियां हजारों सेक रही है, फिर उसी जहन्नम में घुटकर मर जाती है। मुझे रोटी नहीं इंसान की तलाश है। कभी खुद को देखो, तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, तुम रोए जा रही हो 20 सालों से। ये कैसे रिश्ते हैं जो सदियों रुलाते हैं? और कहती हो ना लिखा करो। लिखूंगी मैं। मुझे तुम्हारा और अपना इंतकाम चाहिए। क्या तुम सच में पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं होना चाहती। मैं पागल नहीं होना चाहती क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करना है। बदन के पिंजरे में
आएंगे तुम्हारे पास। उनसे कहना उनकी माँ उन्हें खुदा से ज्यादा चाहती थी। लेकिन वो खुदा से ज्यादा खामोश भी थी। उनसे कहना मेरे अंदर बहुत सन्नाटा है और बाहर बहुत शोर। मेरे कानों में कुत्तों की आवाजें हैं, जैसे कुत्ते गोश्त की दुकान पर भौंक रहे हो। खानदान की सभी लड़कियों से कहा गया है मुझसे दूर रहे। कहीं वो भी लिखना ना शुरू कर दे। मेरी सांसों में सूरज डूब रहा है। सारा पानी लाओ। जान है या कांटेदार झाड़ी, कमबख्त पीछा ही नहीं छोड़ती। डॉक्टर कहती हैं या कोई दवाई असर नहीं करती, मॉर्फिन देनी होगी। तू शादी कर ले, गोद भरेगी तो खिल उठेगी और फिर शौहर के पास पैसा होगा तो इलाज भी अच्छा होगा। हाँ बाजी, लोरियाँ गाओगी तो ये कुत्ते चुप हो जाएंगे। या फिर तो करबला का मैदान है, इनमें फूल नहीं खिल सकते। तेरी सोच ही गलत है। मर्द को बुरा कहती है इसलिए रोती है। मर्द की बराबरी नहीं कर सकती है औरत। वो भी मियाँ है ना, अल्लाह मियाँ, इसीलिए ये दुनिया भी उसने मियाँओं के लिए बनाई है, मुझे भी और मुझे भी। मेरे बुढ़ापे पर रहम कर, घर बसा ले। बाएं हाथ को पता नहीं क्या हो गया है, काम नहीं करता। ज़मीर बनने की कोशिश में दाएं हाथ को अगर कुछ हो जाए तो लिखूंगी कैसे, जीऊंगी कैसे? इलेक्ट्रिक शॉक से हुआ है।
ठीक हो जाएगा। ऐसी हालत से तो मौत बेहतर है, लेकिन खुदा अपने शिकार को ऐसे नहीं छोड़ता। मैं जब बच्चों से मिलने गई तो मेरे बेटे की आंख में नफरत थी। दुश्मनों ने मेरे बच्चों के दिल में इज्जत का जहर बो दिया है। काश वो मेरे पास होते, मैं उन्हें सच की आग में जीना सिखाती। मैं उनके लिए आंख से ज्यादा रोती। आराम से लेट जाओ, चादर का तकिया बना। शादी मुबारकबाद दूं? मत दो, अम्मा की जिद थी। फिर हमारे समाजी उसूलों के हिसाब से हमें हराम से हलाल तो होना ही पड़ता है। मुझे लगता नहीं था तुम शादी के लिए हाँ करोगी। मुझे नहीं याद था, मैंने निकाह के वक्त हाँ कही थी। फिर पता नहीं उसे रेप का लाइसेंस कैसे मिल गया। हर रेप के बाद कहता है पैर दाग। दुआओं के पनघट पे मुझे हमेशा खाली कुआं क्यों मिलता है? ससुराल वाले कैसे हैं? दूसरे दिन तारकोल का ड्रम मेरा देवर बोला, किताबें तो ट्रक भर आ गई है, जहेज जहाज पर आना चाहिए। फिर लाइसेंस होल्डर बोला, लिखना बंद। पढ़ना बंद। मुशायरे बंद। मुलाकातें बंद। अखबार बंद। अब तुम रईस घराने की इज्जत हो, यहां तुम्हें भरपेट खाने को मिलेगा। अल्लाह, दूध मक्खन खाओगी तो दिमाग भी सही होता जाएगा। चलो। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, तब पता चला रईस घराने में डॉक्टर का इलाज नहीं होता। यानी अब आपकी दवा भी बंद। चलती हूँ, कहीं आना जाना भी मना है। ये लो सारा, दवाइयाँ वक्त पे लेती हूँ और अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखो सारा, और मुझसे मिलना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये जूते साफ करके रखो और पैर दबाओ। क्या कर रही थी? लिख रही हूँ। नशे में हो क्या? डॉक्टर की दवा खाती हूँ, होश में हूँ। वेबर क्यों नहीं पहने? वेबर पहन कर आओ।
और पैर दबाओ। काम है कि नहीं? कभी मेरी मर्जी का भी कुछ करो। बोल, क्या चाहिए? तलाक चाहिए। क्या? कान हो या ना हो, मुझे तलाक चाहिए। किस चीज की कमी है यहाँ? झोपड़े से महलों तक पहुंचा दिया हूं। तेरी औकात ही क्या है? मुझे तलाक चाहिए। पर क्यों? आईने से पूछो। 2 टके की औरत ज़ुबान लड़ाती है। बहुत अच्छा किया। चली गई माँ। मेरे दुखों की चिता ने भस्म कर दिया उसे। अब उसके दुख मेरी चिता है। ये कैसा चरागा है जहाँ एक चिता से दूसरी चिता जलती है। मेरी दुखी माँ अब कभी नहीं कहेगी रात भर ना लिखा कर, सो जा बेटी सो जा। मैं लिखती जाती तो वो डांटते डांटते भी थोड़ी थोड़ी देर में चाय के प्याले लाती। यकीन नहीं होता वो चली गई। मेरे लहू में उसके आंसुओं के आखिरी कतरे दौड़ रहे हैं। तू अपनी माँ की कोख का जहर थी जो उसकी हड्डियों में फैल गया। इससे कह दो कि यहाँ कोई राइटर वाइटर ना आए। ये कूड़ा किस्म के लोग क्यों आते हैं यहाँ? अरे कूड़े पर कूड़ा फेंकने आते हैं और क्या। और अगर पागल ही हैं तो जाए पागल खाने। हमारे सीने पर मुंह क्यों तल रही है? अरे हम मोहल्ले में निकलते हैं तो लोग हम पे हंसते हैं। तुम्हारी मौजूदगी में हम यहाँ नहीं रह सकते। बस, तू तो मेरा छोटा भाई है ना। 40 दिन तो मेरे आंसू बर्दाश्त कर लिए होते, फिर होती मैं और होते मेरे रास्तों के भंवर। मुझे दुख है भैया कि बचपन में मैं तेरे खिलौने तोड़ दिया करती थी, लेकिन अभी और नहीं तोड़ूंगी। मैं जा रही हूँ। जब इस घर की दूसरी मंजिल बनाना, तब मुझसे मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे कदम, मेरे जज्बे सब ले जाना। उनसे बनाना बड़ा घर। तेरा घर आबाद रहे भैया। देख बहन, या तो तू यहाँ से चली जा या हम चले जाते हैं। चलो। अम्मा का सुना, बहुत अफसोस है। अब गुस्सा थूक दो और मेरे साथ घर चलो। थूक दो गुस्सा और चलो मेरे साथ। अच्छा, यहाँ तुम भी थूको यहाँ। अब इस थूक से कहो कि उठ के वापस आ जाए तुम्हारे मुंह में। आजा, आजा, आजा। क्या हुआ? नहीं आया तो सोचो तुम कैसे आ सकते हो मेरी जिंदगी में। मैं अनपढ़ था तो तुमने मुझे थूक दिया। अब मैं खेत बाग खलियान बेचकर तुम्हारे खिलाफ लिखूंगा, औरों से लिखवाऊंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। चाहते क्या हो? मेरी होकर रहो। गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी जो मांगोगे दूंगा। नहीं मानोगी तो मार दूंगा। कुल्हाड़ी से तेरे पैर काटूंगा और यह हाथ जिनसे तुम लिखती हो, न जाने अपने आप को क्या समझती हो। मैं बिकाऊ नहीं हूं, तुम खरीद नहीं सकते मुझे। मैं समझ गया, अपने चाहने वालों पर फूलती है। कितने चाहने वाले हैं तेरे? चाहने वाले?
मेरी मिट्टी तक ये खुशबू नहीं पहुंची। आखिरी बात पूछता हूँ, रहोगी मेरे साथ कि नहीं? नहीं बनमानुस, मैं तेरे पिंजरे में नहीं रहूंगी। क्या है? ये कोई सही है। भेजो भेजो। भेज रहे ना, भेज रहे। जी आदाब। आप तो वही जो 2 साल से किसी रूबी को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, और इस बात को भी 2 साल गुजर चुके हैं। फिर मिली वो आपको? यहाँ मिल गई। मुबारक हो, रूबी आपको मिल गई। जी वो मेरी रूबी नहीं, किसी और की सारा नहीं। सारा? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसे मिली आपको? मैं सिर्फ आपके पास इसलिए आया हूँ कि ये कहने के लिए कि वो आपकी पेशेंट है, बचा लीजिए उसे। वो कैसे मिली आपको? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। ठीक उसके 1 साल के बाद उसी जगह उसी तरह लिखती मिल गई। उसने पहचान लिया आपको? नहीं, मुझे याद दिलाना पड़ा। फिर हम कैंटीन गए, वहां उसने अपनी एक नज्म सुनाई। नज्म इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा किसी और की है। फिर जाते जाते मेरी किसी बात पर खुश हो गई और कहने लगी कि एक मुलाकात का हक दिया आपको, और मेरा फोन नंबर ले लिया। फिर फोन आया? जी हाँ, 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद 1-2 बार हम फिर मिले। एक दिन मैं उसके घर यानी उसके दोस्त के घर गया तो देखा कि हर जगह किताबें ही किताबें फैली हुई, कागज ही कागज, फर्श पर सिगरेटों के टुकड़े। मैंने पूछा ऐसे क्यों नहीं लगती? वो तो मैं खुद हूँ। सारा। फिर वो बाथरूम गई, कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो खून की उल्टी आई। उसे अल्सर है, लेकिन जब से वो आपसे मिली है खुश है। उसकी आंखों के गुलाबी रंग होने लगा है। आप जानती हैं ये बात? हाँ, डॉक्टर हूँ उसकी। आइए, आपको मैं अखबार में छपी एक नज्म सुनाती हूँ। सारा शगुफ्ता के बारे में परवीन शाकिर ने लिखा है, हमारे यहाँ शेर कहने वाली औरत का शुमार अजायबात में होता है। हर मर्द खुद को उसका मुखातब समझता है, और चूंकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसका दुश्मन हो जाता है। सारा ने इन मानों में दुश्मन कम बनाए, इसीलिए कि वो सफाइयाँ देने में यकीन नहीं रखती थी। वो अदीब की जोरू बनने से पहले सबकी भाभी बन चुकी थी। एक से एक गए गुजरे लिखने वालों का दावा था कि वो उसके साथ सो चुकी। सुबह से शाम तक शहर भर के बेरोजगार अदीब उस पर भिनभिनाते रहते। जो कामकाज से लगे थे वो भी सड़ी बुसी फाइलों और बोसीदा बीवियों से ऊपर उधर ही आते। सारा दिन, सारी शाम और रात के कुछ हिस्से तक अदब और फलसफे पर धुआंधार बातें होती। उसे चाय की फरमाइश करते हुए कहते, तुम नए दौर के अमृता प्रीतम हो,
फिर तो लड़की सच समझ लेती। क्या ये अखबार में रख सकता हूँ? बेशक। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा है कि मैं पढ़ा लिखा करूंगा, अपने टेस्ट को सारा खिलाया, सारा की पसंद का बनाऊंगा। तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। एक आध रोज में मैं उन्हें आपके लिए नजर सुनाने जाऊंगा। हाँ, उन्हें मेरे टेस्ट का यकीन आ जाएगा और नस्ल के जरिए जो बात आप तक पहुंचानी है वो ठीक है। सुनिए, अर्ज क्या है कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उससे मिलना तो इस तरह कहना, उससे मिलना तो इस तरह कहना, उससे पहले मेरी निगाहों में कोई रूह इस तरह न आया। तुझसे आवाज खराब है दिल, वरना मैं किस अगर तेरे होंठों में कोहसार की ओस, तेरी आंखों में खूब का जादू, तेरी बाहों की रसमसाहट में कोपरों की कुमार की खुशबू। वो कहेगी कि इन किताबों से किस किस पे जाल डाले, किस किस पे जाल डाले हैं? तुम ये कहना कि पेशे सागरे जम बाकी सब मिट्टियों के प्याले हैं। ऐसा करना कि एहतियात के साथ उनके हाथों से हाथ टकराना
और हो सके तो आंखों में सिर्फ 2-4 अश्क भर लाऊं। इश्क में हाज़ीने बयान यही तकनीक काम आती है और यही लेके डूब जाती है। तो इसको नहीं, मोहब्बत हुई है बाकायदा, बहुत बड़ा। इश्क आम तौर से एक तरफा होता है और मोहब्बत दोनों तरफ लगी धीमी आग होती है। इतना एतमाद? हाँ साहब, क्योंकि आपकी आंखें झूठ बोलना नहीं जानती। इन आंखों की मत सुनना सही है, बहुत पागल आते हैं। कोई ख्वाब देख ले तो होश में नहीं रहती। क्या हुआ? चुप क्यों हो? कल एक शेर पढ़ा था, सुना? यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला। किसी को हम न मिले, किसी को हम न मिले, और हमको तू न मिला। मैं किसी और की बात नहीं जानता सारा, लेकिन अगर तू मिला कह दे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचो, मैं फिर आऊंगा। खुदा मैंने हालात से मजबूर होकर, दर्द की तलखियों में डूबकर आज तक बहुत कुछ लिखा। कोई मोहब्बत नाम कभी नहीं मगर आज जी चाहता है कि सारी दुनिया के गुलाबों के रंग और खुशबू निचोड़ कर एक नहीं, दो नहीं, कई एक लव लेटर लिखूं। जरूर, अगर अर्जेंट हो तो खुद ही पहुंचाने जा सकता हूँ। मैं समझता था कि दुनिया का सबसे बड़ा एब्सेंट माइंडेड इंसान मैं ही, लेकिन आप तो मेरे ही नाम लिखे खत, वो भी एक नहीं 4 मुझे ही पोस्ट करनी नहीं है। अरे ये क्या बात हुई सारा, अब मेरे नाम ही तो पोस्ट करने की क्या जरूरत है? खत की एक तहजीब होती है, जब तक उन्हें पोस्ट ना किया जाए, उनका सरकारी स्टैम्प ना लगे, डाकिया पता ढूंढता ढूंढता उन्हें ना पहुंचाए, और खत नहीं हो सकता। अब रोटी का खत से क्या ताल्लुक? अब चावल की खत? अच्छा, मैं अपने ही नाम लिखे खत एक नहीं 4
करूंगा, इंतजार करूंगा, रिसीव करूंगा। खुदा। काश मैंने ये खत पोस्ट ना किए होते, काश मैं इसे पढ़ लेता तो आज वो जिंदा हो। मैं उससे 4 जून की शाम को मिला और ये खत मेरे पते पर 6 जून को पहुंचे। और 4 जून की रात को भी उसने खुदकुशी कर ली। सारी जिंदगी दुखों से, गमों से अकेले लड़ती रही। खुशियों की धरती से आकाशों से चकनाचूर करती रही। खत पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उसकी रूह ने लिखी। चलती ना सही, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। सईद, मेरे सईद, मेरे बहुत अच्छे। आपसे मिलने से पहले ये नहीं जानती कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मेरे दिल में जो आज आपके लिए तो मैं जाने आपकी सच्चाइयों के आगे बहुत मैंने, लेकिन इस मैंने में आपके प्यार का कमल खिला और मैंने देखा मेरी वीरान आंखों कोई देखता है। मेरे सुनसान कदमों के साथ किसी की चाह, मेरी तन्हाई की काल कोठी अब 1 कदम नहीं 2 कदम हो गई। इस सारा का सारा आसमान ममता की आंख से टपकेगा। आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं विशाल से ज्यादा जिंदा हूँ। मैंने मर्द से हमेशा नफरत की। इसकी वजह मेरा बाप और जन्म से था। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ सही कि आपने मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जो पहले कभी नहीं जागा। अपने अरमानों की चिता का धुआं ही है। आपने चिता के धुएं से मुझे इंसान बना दिया। आपकी और बस आप सारा। कुछ देर और बातें करें सही। मैं जानती हूँ आपने मेरे दुखों की परस्तिश की, लेकिन क्या किसी परछाई में सूरज को कैद किया जा सकता है? आपको चाहने का ये मतलब है कि मैं आपका घर बर्बाद करूं। मुझे आपसे ज्यादा आपकी बीवी, आपके बच्चे, मेरे बच्चे
ना खुदा, और मैं एक कश्ती। किसी का नाम नहीं चाहिए। डूब भी जाऊं तो तुझ में ही डूबूंगा। तू ही मेरा समंदर है। तू ही मेरा ना खुदा। चलते चलते एक बात और कहनी थी सही। इस सारी दुनिया की जमीन पर आग हो सकी, जिसने मेरी चिता की आग को फूल बना दिया। समझना, आंखें बुझ गई तो मैं फिर भी आग का इंतजार करूंगी। मैं सो गई तो मेरा दिल आपके लिए जागता रहेगा। जिंदगी की तलाश को आज खत्म कर दी कि मैं जान गई हूँ जिंदगी आपके सिवा कुछ नहीं, आपके बिना कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चली जाने वाली आंखें कभी ना कभी तो बस नहीं होती है। आपके दिल में, आपकी आंखों में मैं रह तो रही हूँ, कहीं गई थोड़ी हूँ पागल। एहसासों के बगैर भी आपकी मेरी खामोश आवाज पुकारती है आपको। जरा सी चुप्पी तो हो गई, आप बातें करो सही, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। हमारी तरफ से खुशी है कि इस प्ले के प्लेराइट दानिश मेवाड़ को कराएं और सैयद रजा साहब, मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक एक करके अपना तारुफ करा दें। जी। राजगुरु मोहन, भानी द्विवेदी, मणि पुरोहित, निवाल सम्राट, हिमांशु जोशी, अमित शर्मा, शुभम कुमार, रोचना मोरे, तारिक हमीद, सीमा वर्मा, कोमल कक्कड़, विनोद कुमार, प्रीतम, संगीता, भरत वर्मा, बबीता यादव और ये मेरे दोनों पेट्स हैं। आशुतोष शर्मा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इस ड्रामे के बारे में क्या कहा जा सकता है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लफ्ज़ तारीफ जो है वो बहुत छोटा सा एक जुमला मुझे लगा। मैं दानिश इकबाल साहब, तारिक हमीद साहब और उनके साथ जो फनकार हैं कि जिन्होंने इस काम को बहुत ही तारीखी और हिस्टोरिकल बना दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर बैठे हुए तमाम सामीन का जिन्होंने पिछले 1.5 घंटे से एक खूबसूरत ड्रामे को एंजॉय किया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से देखिए दानिश साहब, हम कुछ नहीं दे सकते सिवाय फूलों के।
और तारिक हमीद साहब जिन्होंने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया, उनकी खिदमत में गुलदस्ता। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कभी।